हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड मैं आपके सामने आज लेकर के आई हूं न्यू लेबर लॉज। सो अभी रिसेंटली लाइक 3-4 दिन पहले यूजीसी नेट की तरफ से क्योंकि हम ये कोर्स कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, जिसके अंदर हम तैयारी कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर की। सो लेबर लॉ के अंदर एक न्यूज आई थी दैट कि कुछ चेंजेस हुए हैं लेबर लॉ में। बट वो जो चेंजेस हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो अपने स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अदरवाइज जहां पर जिस स्टेट में वो फॉलो करेंगे सेंट्रल का जो भी नया रूल आया है, अगर वो फॉलो करते हैं, उसको स्टैब्लिश करना चाहते हैं, दे कैन डू सो। अगर वो नहीं करना चाहते तो जो एग्जिस्टिंग रूल चल रहा है लेबर लॉ का, वो रेगुलेट करेगा, वही चलेगा, राइट। सो इट्स अप टू दी स्टेट्स कि दे आर फॉलोइंग और नॉट। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया हुआ है कि ये चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं स्टेट वाइज। सो वो रूल्स क्या हैं? रूल्स में थोड़ा बहुत चेंजेस है जो कि ऑलरेडी चलता आ रहा है, थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज है, वो हम देखेंगे ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो कि एग्जैक्टली चेंज क्या हुआ है। और आपको आप अपना आप लाइक अब एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आप खुद भी एनालिसिस करिएगा कि ये जो रूल है ये सही है या नहीं है, इसके कितना किस लेवल का इसका मेरिट है होगा, लेबर पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका ये मेरिट है या डेमेरिट है, इसके मेरिट्स क्या होंगे या फिर डेमेरिट्स क्या होंगे। सो दोनों ही चीजों को देखेंगे और आपको खुद एनालिसिस करना है कि ये पहले वाला ही रूल ज्यादा सही है या फिर अभी ये जो रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है ये सही है, या फिर दोनों ही सही हैं, या फिर क्या परसेंटेज है, क्या रेशियो है, लाइक मेरिट और डेमेरिट का अगर आप एनालिसिस करते हैं तो क्या लेवल है उसका, आप खुद करिएगा। अदरवाइज हमारा काम एनालिसिस करना है, समझना है, बीइंग एन इंडिविजुअल पर्सन, क्योंकि हम भी वर्कर हैं, हम काम भी कहीं ना कहीं काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो एज एन इंडिविजुअल क्या बेस्ट है वो हमें पता होना चाहिए हमारे लिए, ताकि अगर हमें लगता है कि कोई चीज गलत हो रही है या फिर रूल कोई गलत बना है तो हम उस पर, अगर हमें मौका मिले तो हम अपना आवाज से उठा सकते हैं एटलीस्ट, राइट। बट ये ऐसा कुछ रूल में चेंजेस नहीं हुआ है कि जिसको देख करके आपको धरना देना पड़े या फिर आवाज उठाना पड़े। बट येस, यू कैन गिव योर सजेशन एंड ओपिनियंस एज वेल, राइट। सो आगे बढ़ते हुए देखेंगे, स्पेशली देखेंगे कि टॉपिक क्या है, हाउ एम्प्लॉयज वर्किंग आवर्स एनुअल लीव विल चेंज अंडर द न्यू लेबर लॉ। किस तरह से चेंजेस देखने को मिलेगा वर्किंग आवर्स में, एनुअल लीव्स में, आप देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो स्लाइड है वो देखेंगे क्या बोल रहा है, हाउ एम्प्लॉयज वर्किंग आवर्स एनुअल लीव विल चेंज अंडर द न्यू लेबर लॉज। थ्योरी को देखेंगे, टू revamp the regulation governing employer-employee relationship and reform the labor laws, the government has released 4 labor codes। गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड्स को रिलीज किया हुआ है। क्या क्या है वो? द न्यूली इनैक्टेड लेबर कोड्स लॉ डाउन एन अरे ऑफ रिफॉर्म्स रिलेटिंग टू वेजेस। वो क्या न्यू कोड्स हैं, कि क्या जो 4 न्यू कोड लेबर कोड लेकर के आई है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या है? वो कोड्स हैं वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, ग्रेचुटी। सोशल सिक्योरिटी के अंदर क्या आता है? पेंशन एंड ग्रेचुटी आता है सोशल सिक्योरिटी के अंदर। लेबर वेलफेयर एंड हेल्थ एंड सेफ्टी, लेबर वेलफेयर, हेल्थ, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग दैट ऑफ वुमेन। सो वर्किंग कंडीशन क्या होनी चाहिए इंक्लूडिंग वुमेन, राइट। वो ये कोड लाइक जो आप देखेंगे, चार कोड जो है लेबर कोड्स, वो क्या क्या है। पहला आपने देखा वेजेस को लेकर के वो कोड बनाया गया है। वेजेस का क्या होना चाहिए, कितना वेज होना चाहिए, मिनिमम या फिर मैक्सिमम, क्या कैप होना चाहिए उसका। सोशल सिक्योरिटी के अंदर पेंशन क्या होनी चाहिए, किस तरह से प्रोवाइड की जानी चाहिए, ग्रेचुटी अमाउंट क्या होना चाहिए, और कब, मतलब कितने टाइम के लिए, एटलीस्ट कम से कम आप कितने टाइम के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप ग्रेचुटी के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। लेबर वेलफेयर के अंदर देखेंगे हेल्थ सेफ्टी की बात करते हैं और वर्किंग कंडीशन की बात करते हैं। इन द एवर चेंजिंग ग्लोबलाइज्ड कॉर्पोरेट वर्ल्ड, there was an urgent need to regulate, formalize and rationalize working conditions including working hours and leaves। सो इनको सारी चीज़ों को रियलाइजेशन के बाद जो बहुत तेजी से आपको सारी चेंजेस देखने को मिल रही हैं, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल के प्रोस्पेक्टिव से आप देखेंगे तो कितने सारे कॉर्पोरेट चेंजेस देखने को मिल रहे हैं इन द वर्ल्ड। सो उसके बेसिस पे ये रियलाइज किया गया कि जो वर्कर्स की जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो किस तरह से चेंज होनी चाहिए,
वर्किंग आवर्स किस तरह से चेंज होने चाहिए एंड लीव्स, इन पे बात की जानी चाहिए, इनमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो वो चेंजेस क्या है आगे देखेंगे। इम्पैक्ट ऑन वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है न्यू रूल के अकॉर्डिंग। करंटली द वर्किंग आवर्स एंड लीव पेड प्रिविलेज लीव ऑफ एम्प्लॉयज आर गवर्न्ड बाय द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। जो अभी रूल चल रहा है वेजेस को लेकर के, वर्किंग आवर्स को लेकर के एम्प्लॉयज के, वो किसके बेसिस पे चल रहा है, वो जो अमेंडमेंट जो एक्ट आया था फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग चल रहा है। एट द सेंट्रल लेवल एंड रेलिवेंट शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एट द स्टेट लेवल। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल से और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल से भी जो एक्ट है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो रूल बना हुआ है वो काफी टाइम से चलता आ रहा है सिंस 1948। द मेजर फोकस ऑफ द government is to streamline the working hours and leave of factory workers as well as service industry in tandem। So क्या कह रहे हैं कि वर्कर्स के वर्किंग आवर्स पे फोकस किया गया और उनके लीव से फोकस किया गया है इस न्यू जो लेबर लॉ आया है। The government has made an attempt to fill these gaps by introducing the new labor code. These labor codes would be applicable to every industry। जो ये न्यू लेबर कोड आया है वो हर एक इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल होगा। दो द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट कैन स्टिल रेगुलेट द वर्किंग आवर्स एंड लीव थ्रू द शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, but issuance of the state rules on the lines of the labor codes and the draft central rules suggest that state governments are aligned with the central government, especially in relation to the aspect of working hours and leave. It should be noted that under the new labor codes, the government is willing to provide the benefits to the employees being categorized as workers only. The government have not touched upon the working hours and leave of managerial, administrative and supervisory staff who shall still be governed by the respective shops and establishment legislation of the state government. सो मेनली क्या देखा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है जो लेबर कोड लेकर के आए हैं उसमें उनका जो मेन मोटो है कि किस तरह से उनकी लेबर के वर्किंग आवर्स को बदला जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो वर्किंग आवर्स का जो पैटर्न है वो चेंज होना चाहिए, जो उनको लीव्स प्रोवाइड की जाती है उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो उसको चीज को रियलाइज करने के बाद आगे देखेंगे the definition of workers under the new labor codes are on the lines of definition of workers as provided under the Factories Act. However, the same does not imply that aforementioned benefits are only applicable for the blue collar workers as in द केस ऑफ फैक्ट्रीज। सो यहाँ पर जो कोशिश है कहने की वो ये है कि अर्लियर जो ब्लू कॉलर है, ब्लू कॉलर से आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज द ब्लू कॉलर एंड व्हाट इज द व्हाइट कॉलर। सो ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर में ये डिफरेंस है कि जो ब्लू कॉलर होते हैं वो फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं, जो मतलब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो वर्क ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, वो होते हैं आपके ब्लू कॉलर, राइट। और जो व्हाइट कॉलर होते हैं वो होते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होते हैं, मैनेजरियल लेवल पे होते हैं, सुपरवाइजर स्टाफ होते हैं, तो वो होते हैं व्हाइट स्टाफ। तो पहले क्या होता था कि जो मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी स्टाफ होते थे उनको वर्कर्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता था। तो वर्कर्स के लिए जो वर्किंग आवर्स होते थे वो डिफरेंट होते थे और मैनेजर के डिफरेंट होते थे, राइट। बट अभी क्या है कि जो भी किसी भी स्टैब्लिशमेंट में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहा है पर्सन, चाहे वो मैनेजरियल लेवल पे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर सुपरवाइजरी स्टाफ हो, या फिर वो किसी ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला एम्प्लॉय हो जो कि कम पढ़ा लिखा हो, मतलब उस हिसाब से वो काम करता हो, जो कि ज्यादा वहाँ पे पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं होती है ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, तो वो होते हैं ब्लू कॉलर। तो अब सबको वर्कर्स की ही कैटेगरी में रखा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि वर्कर जो ब्लू कॉलर है उन्हीं को वर्कर्स कहा जाएगा, नहीं, जो सुपरवाइजर लेवल पे हैं उनको भी अब वर्कर्स की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। और उनके लिए जो नियम बनाया गया है सेम बनाया गया है। पहले क्या था कि इन अ वीक 48 आवर्स आपको काम करना है मैक्सिमम, लाइक आपको 48 आवर्स से ज्यादा इन अ वीक आपको काम ही नहीं करना, जिसमें से एटलीस्ट 7 दिन में कम से कम 24 घंटे का आपको रेस्ट मिलना चाहिए, राइट। और आपको लेकिन अभी जो रूल आया है उसमें ये है कि आपका
48 आवर्स का वर्क करना है आपको, लेकिन उसमें आपको सिर्फ 4 दिन के लिए काम करना है। मतलब कि पहले आप लोग मंडे टू फ्राइडे की का प्रोविजन था, मंडे टू फ्राइडे काम करना है, जिसमें आप 48 घंटे पूरे करने हैं आपको, चाहे आप एक दिन ज़्यादा काम करें कम करें, डजेंट मैटर, कि पूरे वीक में आपको 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है। उससे ज़्यादा काम करते हैं तो आपकी ओवर टाइम में जाएगा, इंक्लूड होगा, राइट। सो और उसमें 5 डेज का प्रोविजन था, लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी अब हो गया है 4 डेज का प्रोविजन। वो हम आगे देखेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी सारी चीजें, आगे आपको देखने को मिलेगा। कीपिंग इन माइंड द यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ द न्यू लेबर कोड्स to all industries including service sector under the new regime, every individual contributor person not engaged mainly in managerial, administrative or supervisor role for supervisor, the limit of 18,000 of the wage per month has been prescribed, irrespective of the work assigned to him, her or remuneration drawn except in case of supervisor, should आइडियली क्वालिफाई एज वर्कर अंडर द न्यू लेबर कोड्स। सो न्यू लेबर कोड्स के अंदर वो जो भी पर्सन है, चाहे वो सुपरवाइजर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो, मैनेजरियल लेवल पे हो, या फिर वो कोई नॉर्मल वर्कर हो जो ब्लू कॉलर के अंदर आते हैं, जिनकी सैलरी 18,000 से कम है पर मंथ, जो उनका वेज है वो 18,000 से अगर कम है या 18,000 तक है, तो वो ब्लू कॉलर, वो वर्कर की कैटेगरी में ही आएंगे अंडर द न्यू लेबर कोड्स। पहले ऐसा नहीं था, पहले लेबर वर्कर की कैटेगरी में सिर्फ ब्लू कॉलर ही आते थे, व्हाइट कॉलर नहीं आते थे। फॉर EGA, a software developer who is an individual contributor having no managerial, administrative and supervisory duties and having a CTC of ₹20 lakh per annum would likely to be कंसीडर्ड एज अ वर्कर अंडर द न्यू लेबर कोड्स। सो पहले क्या था कि जो हाई लेवल पे काम करते थे, जो व्हाइट कॉलर हुआ करते थे, उनकी सैलरी जिनकी 18,000 तक इससे ज्यादा हुआ करती थी, वो वर्कर की कैटेगरी में नहीं आते थे। लेकिन अभी क्या है कि भले ही उस पर्सन की 18,000 से ज्यादा सैलरी हो, वो इवन 20 लाख तक का पैकेज, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर सपोज किसी भी इंजीनियर जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो भले ही 20 लाख का उसका पैकेज हो, ईयरली CTC हो उसकी, मंथली पैकेज हो, लेकिन फिर भी वो वर्कर की कैटेगरी में ही आएगा उसको, क्योंकि वो काम कर रहा है किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके ऊपर किसी की कमांड है, वो किसी के कमांड पे काम कर रहा है, इट मीन्स कि वो वर्कर है, तो वो वर्कर की कैटेगरी में आएगा और उसके लिए वही रूल अप्लाई होगा जो कि ब्लू कॉलर के ऊपर अप्लाई होता है। Since the law does not restrict the definition of workers to factories anymore, it would be considered to be applicable to a software development company as well. So ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के लिए भी यही रूल अप्लाई होता है जो कि फैक्ट्रीज के लिए अप्लाई होता है। The 4-day work week can act as dual-edged sword, as on one hand the workers would benefit from elongated period of rest, but on the other hand it entails longer working hours during the weekdays, which may result in deterioration of workers' health. Similarly, the increase in the overtime limit may result in additional earning in the hands of workers, but at the expense of longer working hours or probably वर्किंग ऑन वीकेंड्स एज वेल। सो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि पहले क्या था कि जो वर्किंग आवर्स हुआ करते थे वो 48 आवर्स था इन अ वीक, जिसमें आपको 5 डेज वर्क का प्रोविजन था। बट अभी क्या हो गया है कि 48 आवर्स तो आपको काम करना है इन अ वीक, लेकिन वो 4 दिन में ही करना है। 4 डेज का प्रोविजन रखा गया जिसमें आपका 4 दिन ही इन अ वीक आपको 4 दिन ही काम करा सकती है आपकी कंपनी, राइट। बाकी के 3 दिन आपका रेस्ट टाइम होगा, फैमिली टाइम होगा आपका। तो अगर 48 आवर्स जहाँ पे 5 दिन में करते थे 48 आवर्स को कंप्लीट, वहीं पर 48 आवर्स अगर 4 दिन में ही करना है, तो कहीं ना कहीं जब वर्किंग आवर्स जो वर्किंग आवर्स वो बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। जो काम आप 5 दिन में करें उस काम को अगर आप 4 दिन में करेंगे, जो वर्किंग आवर जो आपका ड्यूरेशन है टाइम का, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो वर्किंग आवर है बढ़ जाए। पहले आपका प्रोविजन था कि इन अ डे आप 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अभी क्या हो गया कि आपको मिनिमम 12 घंटे का रखा गया है कि 12 घंटे तक आपको काम कर सकते हैं। 12 घंटे के लिए आप फ्री है, लाइक 12 घंटे आप काम, ऑर्गेनाइजेशन आपसे 12 घंटे के लिए काम ले सकती है, क्योंकि वर्किंग 12 चौक 48 48 आवर्स का ही रखा गया, राइट। सो 12 घंटे करेगा कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम, तभी वो 4 दिन में 48 घंटे कंप्लीट कर पाएगा,
राइट। सो इससे क्या होगा, बेनिफिट, एक तरफ बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, इसका मेरिट ये है कि 4 दिन के काम के बाद 3 दिन का एक रेस्ट मिल जाएगा वर्कर को। लेकिन वेयर एज चार 4 दिन का जो उसका काम रहेगा वो बहुत एग्जॉस्टिव रहेगा। 4 दिन में मतलब 4 दिन मतलब 12-12 घंटे कोई भी एम्प्लॉय काम करेगा तो वो उसको हेल्थ में डिटोरिएशन आ सकता है, वो हेल्थ वाइज वीक हो सकता है, बीमार हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। तो इसका ये डीमेरिट है कि एक दिन में 12 घंटे काम करना, इतने लॉन्ग आवर के लिए काम करने में इम्प्लॉयज थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बीमार भी हो सकते हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक है एक तरह से, राइट। सो जहाँ पे पहले 9 घंटे काम करने का प्रोविजन था, अब 12 घंटे हो गया है, राइट। सो वो ऑब्वियस सी बात है कि 9 घंटे जो इम्प्लॉयज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो ऑटोमेटिकली रूल को फॉलो करेंगे, 12 घंटे काम करेंगे, मतलब 3 घंटे की एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी पड़ेगी उनको। 2-3 दिन का उनको रेस्ट इंटरवल भी मिल रहा है 4 दिन के काम के बाद। बट फिर भी कहीं पे फायदा अगर दिख रहा है तो कहीं नुकसान भी इसका है। नेक्स्ट देखेंगे जो आप टॉपिक देखेंगे, दैट इज इम्पैक्ट ऑन एनुअल लीव। एनुअल लीव पे किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ा है देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम द वर्किंग आवर्स, द गवर्नमेंट हैज आल्सो एम टू रेशनलाइज, पहला है द लीव वर्कर कैन अवेल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज हर एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो काम, जो उसका जो ड्यूरेशन है, जो टेन्योर है काम करने का, उसमें वो अपने लीव को अवेल कर सकता है जो वर्कर्स है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव टू सक्सीड ईयर एंड इन इनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो क्या है कि इन ईयर अब इम्प्लॉयज अपनी लीव्स को अवेल कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अपनी लीव्स जो एक साल में, सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक साल में 1.5 लीव आपको पर मंथ का देती है, तो आपकी अगर आप लीव नहीं लेते हैं मंथ में, आपकी लीव्स बच गई तो वो लीव्स क्या होता है, नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। ऐसा नहीं कि वो लीव लैप्स हो जाएंगी, एक साल आपने यूज नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर वो लीव कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी, या फिर वो इन कैश नहीं हो पाएगा। तो आप उस लीव को कैरी फॉरवर्ड करवा लीजिए या फिर इन कैश करा लीजिए, उस लीव का पैसा ले लीजिए जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है। तो दोनों ही आपके पास ऑप्शंस होंगे। The new labor codes have reduced the eligibility requirement for leaves। जो न्यू लेबर कोड आया है, लेबर कोड, the new labor codes have reduced the eligibility requirement for leaves from 240 days of work to 180 days of work in a year। मतलब क्या है कि जो एलिजिबिलिटी है रिक्वायरमेंट फॉर लीव फ्रॉम 240 days of work to 180 days of work in a year, the new reduced, मतलब क्या है कि पहले क्या था, एलिजिबिलिटी जो थी लीव्स की, वो पहले क्या थी, पहले थी 240 days of work to 180 days of work in a year। This would mean that as per existing laws, when a new employee joins, she needs to work 240 days to be eligible to take a leave। However, the new labor codes have reduced the number of days of work for a new employee to 180 days to be eligible for the leave। मतलब क्या है कि जो पहले का जो पहले वाला जो इससे पहले वाला जो अभी रूल चलता आ रहा है, अभी चल रहा है, वो जो रूल था उसमें था कि 240 डेज तक काम करने, इन ईयर, इन प्रोसीडिंग 12 मंथ्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंडिविजुअल है जो ज्वाइन करता है एज अ वर्कर, एज एन एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो लीव्स के लिए एलिजिबल कब होगा, जबकि वो 240 डेज काम करेगा प्रोसीडिंग 12 मंथ्स में, 12 महीने में वो जब तक वो 240 डेज कंप्लीट नहीं कर लेता वो लीव के लिए एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन उसको 240 से रिड्यूस करके, कम करके, न्यू लेबर कोड्स के अकॉर्डिंग 180 डे कर दिया गया है कि अगर एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वो कम से कम 180 दिन काम करेगा तब भी वो एलिजिबल हो जाएगा। तो ये अच्छा हुआ है कि 240 डेज से वो 180 डेज कर दिया गया है, कि एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट है कि जहां पर वो उनको 240 डेज के बाद लीव की एलिजिबिलिटी लीव अवेल कर पाते थे, एलिजिबल हो पाते थे लीव के लिए, वहीं पर वो 180 डेज में ही अवेल कर पाएंगे। तो ये अच्छा है। नेक्स्ट देखेंगे, however the quantum of leave earned will remain unchanged। i.e. 1 day of leave earned for every 20 days of work। so leaves बनाते कैसे पता चलेगा कि एक महीने में लीव जो बनती है, सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको 1.5 लीव देती है तो वो किस कैलकुलेशन के बेसिस पे देती है, क्या कैलकुलेशन उनका होता है। अगर इन अ मंथ आपको 3 लीव दी जाती है तो वो क्या कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है
रूल ये है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, पहले भी यही रूल था, अभी भी यही रूल है कि एक महीने में 30 दिन होता है, तो 30 दिन में 20 डेज पर एक दिन की लीव प्रोवाइड करती है कंपनी, राइट। कोई भी कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा रूल के अकॉर्डिंग, कोड ऑफ न्यू कोड ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग 20 डेज, मतलब 10 डेज का हाफ डे कर लेते हैं, तो आपका हो गया 1.5 डेज इन अ मंथ। इस तरह से जो लीव का कैलकुलेशन होता है, मतलब हर 20 दिन पर एक लीव प्रोवाइड की जाती है नॉर्मल केस में, जो कि एडल्ट के केस में होता है। चाइल्ड के केस में क्या रूल है, चाइल्ड के केस में है कि 15 दिन के बाद एक लीव प्रोवाइड की जाती है, जहां पे 20 दिन पर एक लीव प्रोवाइड की जाती है नॉर्मल पीपल को, नॉर्मल वर्कर्स को। वेर एज चाइल्ड के केस में 15 दिन की के वर्किंग के बाद, मतलब 15 दिन की लीव के बाद एक लीव प्रोवाइड की जाती है, मतलब 30 दिन का 2 लीव उनको इन ईयर, इन अ मंथ प्रोवाइड किया जाता है। वेर एज एडल्ट को 1.5 प्रोवाइड किया जाता है रूल के अकॉर्डिंग, राइट। सिमिलरली नो चेंज हैज बीन proposed in the limit of on carry forward of leaves which remain at 30 days. Although the provisions regarding leave barring eligibility criteria have not changed, yet it is a welcome move considering that the provisions of the leave which were only applicable to manufacturing units have now been made mandatory for every sector under the new labor codes, राइट। सो जो लीव का, जो लीव्स के जो कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन था वो पहले वाला ही है। सपोज इन अ मंथ अगर आपके पास 45 लीव्स आपके पास बच गई, तो उन 45 में से आपका 30 जो है ना वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, और 15 जो लीव्स हैं उनको आपको इन कैश हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली। तो वो रूल जो पहले भी था वही रूल अभी भी है। On the one hand, the government has made an attempt to universally enforce the provisions of leave on all sectors. On the other hand, it has made have encashment mandatory on part of the employer under the new labor codes, wherein the leave of the workers are more than the maximum permissible limits of carry forward at the end of the year. For instance, assuming that employees has 45 days of leave at the end of the calendar year, then in such a scenario an employer will be required to pay leave encashment of 15 days। जो मैंने आपको बताया अभी समझाया वही बात यहाँ पे रिटन है, लिखा हुआ है। डेज leave encashment of 15 days to a worker and balance 30 days of leave will be carried forward to the next calendar year। जो मैंने समझाया वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। The existing Shops and Establishment Act, it usually provides for leave encashment। जो existing Shop and Establishment Act है, it usually provides for leave encashment only at the end of the employment period। जब employment का जो period है, मतलब वो जब सपोज कोई employee रिटायर हो रहा है या फिर वो खत्म, उसकी सर्विस एंड हो रही है, ये जो प्रोविजन है तब भी अप्लाई होता है। लेकिन ये पुराना वाला है, एग्जिस्टिंग शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, इट यूजुअली प्रोवाइड्स फॉर लीव इनकैशमेंट ओनली एट द एंड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट पीरियड। जो ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही है न्यू कोड में कि 45 डेज का लीव है, तो जिसमें से आपको 30 डेज आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और 15 डेज का आपका इन कैश हो जाएगा। ये जो रूल है ये इस वाले लाइन को देखेंगे, द एग्जिस्टिंग शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, इट यूजुअली प्रोवाइड्स फॉर लीव इनकैशमेंट ओनली एट द एंड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट पीरियड, आई एट द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट। पहले ऐसा हुआ करता था लेकिन अभी ऐसा नहीं है। पहले क्या था कि रिटायरमेंट के टाइम पे, रेजिग्नेशन के टाइम पे, आपकी सर्विस एंड हो रही है उसके टाइम पर ही आपको ये फैसिलिटी दी जाती थी। अभी ऐसा नहीं है। अभी आप जैसे ही आप ईयर कंप्लीट करेंगे, आपका ईयर वाइज आपका इनकैशमेंट होगा और कैरी फॉरवर्ड होगा। In all, it can be said that the new labor codes or welfare legislation, which makes an attempt to balance the welfare of the workers and cost of workers to the company। तो जो नया लेबर कोड आया है, लेबर कोड और वेलफेयर लेजिस्लेशन, ये वेलफेयर लेजिस्लेशन है, which makes an attempt to balance the welfare of the वर्कर्स एंड कॉस्ट ऑफ द वर्कर्स टू ए कंपनी। मतलब वर्कर्स के वेलफेयर के साथ साथ कॉस्ट ऑफ द कंपनी, दोनों को बैलेंस करने वाला ये जो कोड है, वो जो नया रूल आया है, दोनों को बैलेंस करने वाला है, वर्कर्स को, वर्कर्स के वेलफेयर को और कंपनी के कॉस्ट को भी। हाउएवर इट इज yet to be seen whether state governments would along and make necessary changes in their respective shops and establishment acts to clarify the existing doubts। सो वो इस चीज को अप्लाई करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, या फिर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ जो उनके डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं, अभी उनके ऊपर है।
Above all, work from home (WFH), which is a prevalent market practice across sectors, especially after the outbreak of the COVID-19 pandemic, has been recognized by the central government in the draft model standing orders applicable to the service industry. However, detailed guidelines would help the industry to formulate the parameters for the same, including regulation of working hours, overtime, leave, etc. Companies may also need to have some guiding principles regarding work from home in order to ensure work-life balance of the employees. So in case of work फ्रॉम होम, कंपनीज को ये सारी चीजें मेंटेन करना पड़ेगा, उनको एक तरह से रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा कि उनकी जो वर्किंग आवर्स है, ओवर टाइम है, उनकी लीव्स है, उन सब का बैलेंस बनाया जाए। ऐसा ना हो कि वर्क फ्रॉम हो गए तो उनकी कुछ फैसिलिटीज उनको जो मिलती थी जब वो ऑफिस में आते थे, तो कुछ फैसिलिटी उनको जो दी जाती थी वो छीन ली जाए। सारी चीजों का बैलेंस होना चाहिए, गवर्नमेंट का कहना यही है। राइट, सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जो न्यू रूल आया है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है, लेकिन कुछ एक जो चेंजेस हैं आपको उसको याद रखना है पॉइंट वाइज। आप अपना एक नोट बना लीजिएगा इस सेशन को देखने के बाद। अब अगेन मैंने पढ़ा दिया है, आपको समझा दिया है। आप एक बार फिर से इस क्लास को रिवीजन करिएगा और आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, क्योंकि यही नोट आपके एग्जाम में काम आते हैं। जो आप वन लाइनर नोट्स बनाते हैं, उस वन लाइनर नोट्स ही वो वन लाइनर नोट ही आपका काम आता है आपके एग्जाम टाइम में, क्योंकि आप पॉइंट वाइज पढ़ पाते हैं, क्योंकि टाइम कम रहता है रिवीजन का। सो रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट टाइम चाहिए, मतलब शॉर्ट टाइम में आपको ज़्यादा तैयारी करनी होती है, ज़्यादा चीज़ें माइंड में रिटेन करना होता है, तो उस टाइम के लिए आपके लिए शॉर्ट नोट्स ही आपके काम आते हैं। सो मेक शॉर्ट नोट्स और अच्छे से तैयारी करते रहा करिए। और क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, आप टाइम कभी भी अनाउंस कर सकता है यूजीसी की कब एग्ज़ाम की डेट आ जाए, क्योंकि अभी जून, मिड ऑफ द जून हम लोग चल रहे हैं और जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम की डेट आ जाए, तो उससे पहले आप डेट आए आप पैनिक हो, उससे पहले अपनी कमर कस के आप तैयारी करिए और उसको इतना स्मूथ बनाइए, फ्लेक्सिबल बनाइए अपने आप को कि आप इस बार का आपको ठानना है कि इस बार का ज़ियारत लेकर के जाना है। राइट, सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट कर सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि यस मुझे पसंद आया ये सेशन, ताकि मुझे पता चले कि मेरे सेशन को, मेरे वीडियोस को कौन कौन लोग देखते हैं, देखते भी हैं कि नहीं लोग देखते हैं। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।